DSSS-B, DSSS-B के कुछ सैंपल क्वेश्चन हम करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य एक भित्ति के रूप में कार्य करता है? यानी आपको पता है वक्षीय गुहा इस तरह से यहां आगे की तरफ होती है, थोरेसिक कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा ये वाली होती है। तो दोनों के बीच एक सेप्टम या पट पाया जाता है, एक भित्ति पाई जाती है। देखिए इस डायग्राम को भी हमने इसी हिसाब से यहां पर लगाया है। ये जो भित्ति है ये गुंबदाकार होती है, मतलब गुंबद के रूप में होती है, और इसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं इसको। तो ऑप्शंस में हमको छांटना है तो ये मध्यच्छद या डायफ्राम कहलाता है। अब डायफ्राम का पाया जाना स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है, केवल मैमल्स में डायफ्राम पाया जाता है, और आपको पता होगा बर्ड्स में, पक्षियों में और अन्य जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें डायफ्राम नहीं पाया जाता। डायफ्राम श्वसन में भी सहायता करता है, सांस लेने में भी सहायता करता है, यानी मुख्य श्वसनीय पेशी है। डायफ्राम उत्सर्जन में, जनन में या प्रसव में खासकर सहायता करता है। तो डायफ्राम वक्षीय गुहा ये थोरेसिक कैविटी है, इसमें ये हार्ट है आपके सामने, और ये उदर गुहा है जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन और अन्य जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो शामिल होते हैं। और आपको ये डायफ्राम के नजदीक यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये होता है स्टमक का भाग रेटिकुलम। रेटिकुलम से एक बीमारी और होती है, जब कोई जानवर कोई नुकीली चीज खा लेता है तो नुकीली चीज इस रेटिकुलम को भेदती हुई, चूंकि मूवमेंट्स होती है, रेटिकुलम जुगाली में सहायता करता है, और रेटिकुलम में से भेदती हुई डायफ्राम को क्रॉस करके ये हार्ट, देखिए स्थिति आपको दिख रही होगी, हार्ट के बिल्कुल नजदीक है रेटिकुलम, इस वजह से ये हार्ट में वो पहली चीज आ जाती है जिसको हम फॉरेन बॉडी सिंड्रोम भी कहते हैं, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। तो पहला क्वेश्चन हमने किया कि वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? डायफ्राम। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर की प्यूबिक, ये पेल्विक बोन आएगा भाई, पेल्विक बोन का भाग है, क्योंकि इसको पूरी को हम पेल्विक बोन कहते हैं, पेल्विक ग्रिडल भी कहते हैं इसको, श्रोणी मेखला या श्रोणी या हिप बोन कहते हैं इसको। और आपको पता होगा हिप बोन दो अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, ये अर्धांश और ये अर्धांश दो अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है, और दोनों अर्धांश तीन तीन अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इस पेल्विक बोन में, इस पेल्विक बोन में कौन सी हड्डी नहीं आती? तो देखिए इस्चियम आती है, प्यूबिस आती है और इलियम भी आती है, ये फीमर नहीं आती। तो आपने अगर देखा होगा स्केलेटन, तो स्केलेटन में आपने यहां पर फीमर का हेड, ये जो हिप बोन है, हिप बोन की इस एसिटाबुलम कैविटी के अंदर इस तरह से संधि करता है, ये देखा होगा। ये जो बड़ा सा छिद्र है ये शरीर का सबसे बड़ा छिद्र है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है अस्थि में जो छिद्र नुमा संरचना होती है उसको फोरामेन कहते हैं, और ये तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है ये अर्धांश, ये तो कहलाती है इलियम, जो पंख की आकृति की होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये होती है यहाँ पर इस्चियम, इस्चियम जो कि इसके बाह्य कोण और पार्श्व भाग बनाती है हिप बोन के, और ये बीच में जो है ये हड्डी यहाँ पर ये कहलाती है प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीन हड्डियों से मिलकर हिप बोन का एक अर्धांश बना होता है, और दोनों अर्धांश आपस में एक संधि बनाते हैं जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं,
एक उपास्थि संधि होती है जो कि प्रसव में सहायता करती है, हेल्प करती है किसमें, पार्चुरेशन में, प्रसव के दौरान। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का भंडार गृह कहलाता है? देखिए आंसर दें भाई। मूत्र का भंडार गृह यानी यूरिनरी रिजर्वायर कौन सा है? तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से दिख रहा होगा। किडनी जो है आपको पता है रक्त को फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके और क्या बनाती है, यूरिन का निर्माण करती है। तो किडनी का जो कार्य हो गया, फंक्शन हो गया, वो तो मूत्र का निर्माण करना। वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो आपको पता है नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन रक्त को यानी खून को या ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा आ गया पेनिस, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्रवाहिनी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें कोई भी चीज इकट्ठी हो उसको कहते हैं आशय। आशय, और आशय का मतलब होता है रिजर्वायर। तो आपने सुना होगा पित्ताशय, जिसमें पित्त इकट्ठा होता है, पित्ताशय। मलाशय यानी रेक्टम, जिसमें मल इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं मलाशय। तो जहां भी आशय आ जाए, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है। और मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर ये कहाँ स्थित होता है? ये देखिए इस चित्र के अंदर कई बार एआई करते समय जो है गन नीचे की तरफ चली गई तो यूरिनरी ब्लैडर में भी चली जाती है। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर की स्थिति होती है। और यूरिनरी ब्लैडर अपनी साइज को बढ़ा सकता है क्योंकि इसमें एक एपिथेलियम पाई जाती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और कई बार मूत्र मार्ग में अवरोध आ जाता है। देखिए जिसको हम यूरोलिथियासिस की कंडीशन बोलते हैं। नर है ये आपके सामने, तो नर में इस तरह से एस शेप में सिग्मोइड फ्लेक्सर पाया जाता है। तो इसके जो इस्चियल आर्क होते हैं यहाँ पर स्टोन जमा हो जाती है, जिसको हम यूरिनरी कैलकुलाई बोलते हैं या पथरी बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। और स्टोन बनने का कारण होता है ऑक्जेलेट सिट्रेट के साल्ट। या फिर सर्दी के दिनों में जो मेल काफ होते हैं, ज़्यादातर बफेलो मेल काफ होते हैं, वो पानी कम पीते हैं। पानी ताज़ा नहीं मिलने के कारण, पानी ठंडा होने के कारण पानी कम पीते हैं। और लगातार उनके द्वारा प्रोटीन वाली डाइट खाने से, आपको पता है प्रोटीन जो डाइट खाता है जानवर, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है यूरिया होता है, यूरिया या यूरेट्स होते हैं। तो यूरिया या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो जमा हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे ऑक्जेलेट्स हैं और सिट्रेट्स हैं, इनके साल्ट भी जमा हो जाते हैं, जिससे जिससे जानवर के यूरोलिथियासिस वाली समस्या आ जाती है, यानी जिसको हम पथरी बोलते हैं, पथरी वाली समस्या आ जाती है। तो इसके लिए प्रचुर मात्रा में जानवरों को सर्दी के दिनों में प्रचुर मात्रा में पानी और ताज़ा पानी उनको पिलाना चाहिए। तो ये यूरिन यूरिन का रिजर्वायर है, यानी मूत्र को इकट्ठे करने वाली जगह क्या कहलाती है, मूत्राशय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अगला, आपके सामने है इसोफेगस को यानी ग्रासनाल को 3 भागों में शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रासनली या इसोफेगस का भाग नहीं है? तो आपको पता है मुख गुहा में जब भोजन को चबा लिया जाता है तो एक नलिका नुमा संरचना द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ये नलिका नुमा संरचना इसोफेगस या ग्रासनाल या फिर ग्रसिका कहलाती है। तो इस ग्रसिका के 3 भाग होते हैं। एक तो मुख वाला भाग जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं, जो गर्दन तक होता है। उसके बाद वक्ष क्षेत्र में होकर के ये गुजरती है। आपको पता है इस तरह से, मान लीजिए ये जानवर है, तो जानवर में आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर वक्ष गुहा और यानी थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर उदर गुहा, और दोनों को पृथक करने वाली ये जो डायफ्राम नाम की जो संरचना है, तो इसमें होकर किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए जानवर का मुख है यहाँ पर, तो ये डायफ्राम को भेदती हुई ग्रासनाल उदर गुहा में प्रवेश करती है।
यहाँ पर इस तरह से डायफ्राम होता है। डायफ्राम में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं हाइटस इसोफेजियस। वैसे डायफ्राम में 3 छिद्र होते हैं, लेकिन जिस छिद्र से ग्रासनाल प्रवेश करती है उसको बोलते हैं हाइटस इसोफेजियस। तो इस ग्रासनाल के 3 भाग हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो ग्रीवा जो कि गर्दन में रहती है इतनी, ये वाली वक्षीय भाग हो गया, और ये उदर में आ गई तो ये उदरीय भाग हो गया। तो इसमें भाग नहीं है, तो ये भाई ये नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्यूबिक वाला भाग होता है, क्योंकि प्यूबिक वाला तो इतना पीछे चला गया। तो जनरली एक जानकारी के हिसाब से क्वेश्चन है आपके सामने कि जो इसोफेगस है, और इसोफेगस की खास बात मैं फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जो ग्रासनाल होती है, ग्रासनाल में कोई पाचन नहीं होता, और इसमें एक मूवमेंट पाई जाती है जिससे बोलस को मुख में से पेट में यानी आमाशय में पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी क्रमांकुंचनी गति द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, इसकी इनर लाइनिंग है वो एपिथेलियम की बनी होती है जो कि स्ट्रेटिफाइड होता है, ताकि इसमें कोई खरोंच नहीं आती है। और मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रासनाल में जब आलू, शलगम और इस तरह की चीजें फंस जाती हैं तो उसको चौक बोलते हैं, और चौक के कारण टिम्पेनी भी हो सकता है, आफरा भी आ सकता है, जो गैस पास नहीं होती है मुख गुहा में से, तो आफरा भी आ सकता है। और ग्रासनाल के अंतिम भाग में जानवरों में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां का मतलब हो गया वॉल्यूंटरी मसल्स, जिससे वो जानवर चारा जो चबाया हुआ, अर्ध चबाया हुआ निगला है, उसको वापस से मुख गुहा में ले आते हैं, और उसी प्रक्रिया को हम जुगाली कहते हैं। तो जुगाली में मेनली जो रेटिकुलम भाग है आमाशय का, रेटिकुलम की पेशियां सहायता करती है, साथ में ग्रासनाल की पेशियां भी होती है। हमारी ग्रासनाल में ज्यादातर पेशियां अनैच्छिक होती हैं, यानी जैसे हमने किसी चीज को निगला, निगलने के बाद वो हमारे हाथ में नहीं रहता, फिर तो वो हमारे मन की इच्छा में नहीं रहता कि हम उसको वापस ले आए, फिर तो वो ग्रासनाल द्वारा आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक खून के थक्के बनाने में मदद करता है? तो देखिए, ब्लड की क्लॉटिंग कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आप लोग आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो आरबीसी आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, बिल्कुल रक्त का थक्का बनाने में कोई हेल्प नहीं है इनकी। प्लेटलेट का काम है, प्लेटलेट या बिंबाणु जिनको बोलते हैं हम, इनको क्या क्या बोलते हैं? बिंबाणु भी बोलते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। और 2 से 5 लाख इनकी संख्या होती है प्रति मिलीलीटर रक्त में। कितने होते हैं ये? 2 से 5 लाख। और 2 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है, 2 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। और आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के टूटने से होता है। ये बोन के अंदर, ये बोन मैरो होती है, इनके अंदर सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स। तो मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के टूटने से किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट का। और ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। जब कहीं कट लगता है तो वहां कट में से खून निकलता है, और खून में प्लेटलेट होते हैं, ये प्लेटलेट हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे प्लेटलेट रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिनमें से एक पदार्थ निकलता है जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। चूंकि इन प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टेप बाय स्टेप रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना साथ में, जो कैल्शियम आयन है, इसको रक्त स्कंदन का, ब्लड क्लॉटिंग का चौथा कारक कहते हैं, ये भी ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बाकी तो इओसिनोफिल्स है, ये डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है जो कि एलर्जी से संबंधित है, ये भी नहीं है।
और न्यूट्रोफिल्स है, आपको पता है ये भी WBC जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसका एक प्रकार है। तो ये भी सिर्फ मवाद वाले संक्रमण में इनकी संख्या बढ़ जाती है, एलर्जी वाले संक्रमण में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये दोनों WBC का एक प्रकार है, ये RBC है। प्लेटलेट आंसर हो गया। आपने कुछ बीमारियां सुनी होंगी डेंगू जैसी जिनमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उर्विका यानी फीमर पर पाई जाने वाली बहुत बड़ी, आपको पता है फीमर जो बोन होती है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, और ये जांग की हड्डी होती है, थाई की बोन होती है। इसका जो दूरस्थ सिरा है वो स्टाइफल जॉइंट बनाता है, और जो समीपस्थ सिरा है यानी प्रॉक्सिमल एंड है, ये किसके साथ जुड़ जाता है, पेल्विक बोन की जो एसिटाबुलम कैविटी है इससे संधि करता है। और यहाँ पर इस तरह से बहुत बड़ा एक उभार पाया जाता है। अनियमित आकार की जो संरचना है उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर। तो ये फीमर बोन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर आंसर देना है। जांग की हड्डी होती है, थाई बोन होती है। सबसे छोटी पूछे तो स्टेपीज हड्डी जो कि कान में होती है। कान में 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कान की या शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे छोटी पेशी पूछे तो स्टेपीज अस्थि से जो जुड़ी हुई पेशी होती है जिसको स्टेपिडियस कहते हैं, वो सबसे छोटी मसल होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिरक्षित चारे यानी प्रिजर्व्ड जो फॉडर होता है, यानी जिसको हम संरक्षित करते हैं, चारे को संग्रहित करने और बाद में पशु चारा के रूप में उपयोग करने के लिए उसका इष्टतम यानी अनुशंसित आर्द्रता अंश क्या है। देखिए थोड़ी सी इस तरह की भाषा आती है और इसका प्रयोग करना और उपयोग में लेना बहुत जरूरी होता है ताकि हमको एग्जाम में समस्या नहीं आए। तो आपसे ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि साइलेज, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो साइलेज में नमी की मात्रा आपके सामने है 60 to 70%। तो देखिए ये नमी की मात्रा आपको हे में भी ध्यान रखनी है। हे क्या होता है, धूप में सुखाया हुआ चारा हे कहलाता है। और हे में जो सबसे ऑप्टिमम जो हम कहें जिसको, जिस पर चारा सड़े नहीं और चारा सुरक्षित भी रहे, तो ये 12 से 15% नमी हे में पाई जाती है। और इस नमी पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगाई वृद्धि नहीं कर पाते। यदि हे में नमी की मात्रा ज्यादा है तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेट के बाहरी भाग में स्थित अंडकोश एक थैली से क्यों ढके रहते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर बात हो रही स्क्रोटम की। और स्क्रोटम चूंकि नर में पाए जाते हैं, आपको पता है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस स्थित होते हैं, वृषण। और टेस्टिस नर के प्राथमिक जननांग होते हैं। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें ढके होने का क्या कारण है, एक तो ढके होने का पहला कारण है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये तो है टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर इस तरह से ये है, ये वाला पोर्शन है, ये एपिडिडाइमिस का है। और आपको पता है एपिडिडाइमिस के भी 3 भाग होते हैं, कैपेट, कॉर्पस और कोडा। और कोडा एपिडिडाइमिस में स्पर्म इकट्ठे होते हैं, इसको हम बोलते हैं शुक्राणुओं का संग्रहालय या रिजर्वायर ऑफ स्पर्म, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। यहाँ पर स्टोर हाउस वर्ड यूज करेंगे हम, रिजर्वायर हम सर्विक्स को कहते हैं। जब एआई करते हैं तो एआई के दौरान मादा की मिड सर्विक्स में सीमन को डिपॉजिट किया जाता है, तो उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्टोर हाउस। अब बात आ रही है कि ये क्यों ढके रहते हैं टेस्टिस, तो ढके रहने का मेन जो रीजन है आपको पता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। और दूसरा कारण है कि जो स्क्रोटम होती है, स्क्रोटम जो स्किन का फोल्ड होता है उसकी दीवार में मसल्स होती है जिसको बोलते हैं डार्टोस पेशी। डार्टोस पेशी और एक्सटर्नल क्रीमेस्टर मसल,
और एक स्ट्रक्चर होती है पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। ये तीनों स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, यानी गर्मी में टेम्परेचर टेस्टिस का ज़्यादा नहीं बढ़े इसलिए बॉडी कैविटी से या उदर गुहा से दूर रखती हैं, यानी डार्टोस मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है गर्मी में। और ठंड में डार्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित होती है, जिससे टेस्टिस बॉडी के नज़दीक आ जाते हैं। और टेस्टिस का और बॉडी कैविटी का टेम्परेचर लगभग हम देखें तो फ़ारेनहाइट में 7 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में देखें तो 2 से 3-4 डिग्री, 2 से 3 ऑप्टिमम हम मानते हैं, 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। यानी टेस्टिस को अगर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन प्रॉपर रूप से करना है तो टेस्टिस को ठंडा रहना होगा बॉडी की तुलना में। तो यहाँ पर एक बेहतर उत्तर ये हो जाएगा अंडकोशों बेहतर ढंग से तापमान नियमन के लिए, और साथ में सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक पशु शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है? लॉन्गेस्ट नर्व, तो लॉन्गेस्ट नर्व होती है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व लॉन्गेस्ट नर्व होती है, और सियाटिक नर्व का कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। ये सियाटिक नर्व है, यहाँ से जा रही है और इस तरह से ये नीचे तक यहाँ आ रही है, ये इसकी ब्रांचेज भी हैं। सियाटिक नर्व जो है इसका पैरालिसिस कई बार हो जाता है, जैसे मान लीजिए चोट लग गई या डिस्टोकिया जैसी स्थिति में, जब बच्चा बड़े आकार का होता है, डैम को प्रसव करना होता है, ऐसी स्थिति में पैरालिसिस हो जाता है सियाटिक नर्व का, और जो पश्चपाद है वो मुड़ जाता है, चलने में पशु असमर्थ हो जाता है। एक नर्व पैरालिसिस और होता है ऑब्ट्यूरेटर नर्व पैरालिसिस। ऑब्ट्यूरेटर नर्व पैरालिसिस भी वही डिस्टोकिया की कंडीशन में होता है। तो आपको तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, सियाटिक नर्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के साथ साथ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का सामान्य मार्ग है? तो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सामान्य मार्ग होता है फेरिंग्स, जिसको हम ग्रसनी भी बोलते हैं। इस तरह से कीपाकार संरचना होती है, ये चित्र में आपको दिखाई दे रही है फेरिंग्स, यहाँ पर इस तरह से देखिए। नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी से एयर इस फेरिंग्स के थ्रू यहाँ पर इस रास्ते से आती है। तो मैं दोनों के रास्ते आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। ये नासा गुहा में से यहाँ पर से हवा आई और हवा इधर से आती हुई, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में जाती है और फेफड़ों में जाती है। तो ये वाला जो रास्ता है ये तो हवा का है, और भोजन का रास्ता मैं बनाऊं तो देखिए ये भोजन का रास्ता है, ये भोजन का रास्ता है। तो ये दोनों रास्ते ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, यानी कौन सी जगह है वो फेरिंग्स। फेरिंग को या ग्रसनी को हम श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन जंक्शन बोलते हैं। यही कारण है कई बार आंख में दवा डालते हैं, कान में डालते हैं, तो एक जगह यहाँ पर मुख में भी आ जाती है जो कड़वाहट देती है, क्योंकि फेरिंग्स में 7 छिद्र होते हैं, 7 पोर्स होते हैं फेरिंग्स में, 7 छिद्र होते हैं। तो 7 छिद्र कौन कौन से होते हैं? देखिए ये कीपाकार संरचना है, तो इसमें एक तो नाक से आया हुआ नेजल कैविटी वाला छिद्र मिलता है, एक मुख से आया हुआ भोजन मार्ग ये श्वसन मार्ग वाला, और एक ये फेफड़ों में जाने वाला छिद्र है, एक ग्रासनाल में जाने वाला छिद्र है, और 2 छिद्र जो हैं ये कानों से जुड़े हुए होते हैं जिनको यूस्टेकियन नलिका छिद्र कहते हैं। तो फेरिंग्स के बारे में 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई। पहला, इसमें 7 छिद्र होते हैं। दूसरा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का ये कॉमन जंक्शन है। और तीसरी चीज है ये कीपाकार संरचना होती है, फनल शेप कीपाकार संरचना होती है। 3 बातें आप ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आंसर फेरिंग्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जुगाली करने वाले पशुओं का असली पेट कहा जाता है? असली पेट का मतलब होगा ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक कौन सा है इनमें से? आपके सामने रूमिनेंट स्टमक दिया हुआ है,
आपको पता है रूमिनेंट स्टमक 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसमें एबोमेजम जो भाग है ये ही ट्रू स्टमक कहलाता है। बाकी जो तीनों भाग है, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये तीनों ग्रासनाल के फूले हुए भाग होते हैं, यानी इसोफेगस ग्रासनाल के डाइवर्टिकुला होते हैं एक तरह से। और तीनों ही नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। तीनों भाग कैसे होते हैं? अग्रंथिल भाग होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो एबोमेजम जो है ये ग्रंथिल भाग होता है। कैसा भाग होता है? ये ग्रंथिल भाग होता है, ये ग्लैंडुलर भाग होता है। और इसे इसे ही हम ट्रू स्टमक कहते हैं, असली पेट कहते हैं। बाकी तीनों भाग फाल्स स्टमक कहलाते हैं। तो चतुर्थ आमाशय, इसको रेनेट बैग भी कहते हैं, इसको एबोमेजम भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए बछड़े में सबसे ज्यादा विकसित एबोमेजम ही होता है। धीरे धीरे जो बछड़ा है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे एबोमेजम का आकार तो वैसा ही रहता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से रूमन रेटिकुलम का आकार बढ़ता जाता है। तो वयस्क अवस्था तक जब पशु पूरी तरह से रूमिनेंट हो जाता है, उस स्थिति में रूमन 80% हो जाता है। उस स्थिति में रूमन 80% हो जाता है। रेटिकुलम जो है ये 5% रह जाता है। और ओमेजम और एबोमेजम दोनों बराबर होते हैं, 7 से 8% और 7 से 8%। इस तरह से ये आकार बदलता है। तो एक वयस्क गाय में सबसे बड़ा भाग हो गया रुमन और सबसे छोटा भाग हो गया रेटिकुलम, जबकि एक बछड़े में सबसे बड़ा भाग हो गया एबोमेजम। और एबोमेजम की बछड़ों में एबोमेजम की आंतरिक सतह पर ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनसे रेनेट प्राप्त किया जाता है। और रेनेट का उपयोग चॉकलेट, पनीर और इस तरह के उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि हार्मोन का पर्यायवाची है? या फिर वृद्धि हार्मोन को और क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन को क्या क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सोच लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। आपको पता है ऑक्सीटोसिन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। प्रोलैक्टिन नहीं हो सकता, प्रोलैक्टिन हार्मोन का पता है ये दुग्ध संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है और ये मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार है। और ये टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं होता है। तो आंसर हो गया सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब आपसे एक क्वेश्चन हमारे द्वारा होगा कि टीएसएच हार्मोन कहां से निकलता है? जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं, टीएसएच हार्मोन कहां से निकलता है? इतना टाइम नहीं लगे, जो आता है बताएं। बिल्कुल, आप लोग जानबूझ के आंसर नहीं दे रहे इसका। मानसी सिंह, पप्पू, राजपाल, अजय, लोकेंद्र, साहिल, गुड मॉर्निंग, जल्दी बताएं सर। ए राइट आंसर है, वो हम मानते हैं। लेकिन देखिए हम पूछ रहे टीएसएच कहाँ से निकलता है। टीएसएच निकलता है, हम्म, टीएसएच निकलता है भाई पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है? यानी हार्ट को कौन सी ब्लड प्रोवाइड करती है? हार्ट की, हृदय की दीवार को कौन सी प्रोवाइड करती है? तो देखिए एक धमनी होती है कोरोनरी धमनी, ये कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेज होती है, एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इस वाले भाग में सप्लाई करती है ब्लड। आपको पता है हार्ट का सबसे बड़ा जो भाग होता है
वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है, मजबूत होती है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, ये एरोटा के द्वारा। और इसमें रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करता है, और सबसे ज्यादा इसी की दीवार को ब्लड की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसकी एक ब्रांच जिसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो इसकी दीवार को रक्त सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। कभी कभी इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर रुकावट आ जाती है, इस वजह से हार्ट अटैक आता है या फिर एंजाइना की कंडीशन आती है, तो इस आर्टरी को विडो आर्टरी या विधवा धमनी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो ब्लड का सामान्य पीएच सभी के लिए 7.4 होता है, आपको पता है। स्लाइटली एल्केलाइन बोल सकते हैं हम इसको, हल्का सा, हल्का सा हम, हाँ ये थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ है, हाँ इस तरह से बी कर दो इसको। तो हल्का सा क्षारीय ये होता है ब्लड। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मूल पोषक तत्व नहीं है? तो देखिए, पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटा जाता है, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। उसमें जल से लेकर के खाद्य पदार्थ के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं, खाद्य पोषकों को। तो जल, जल के बाद हम मानते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा और प्रोटीन और फिर खनिज लवण, खनिज लवण, विटामिन। इस तरह से हम 6 भागों में बांटते हैं। अब आपको इसमें से कौन सा चुनना है, मूल कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्रोटीन भी मिल रहा है, वसा भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, मूल चारा नहीं है। मूल की पूछा है, वैसे चारा पोषक पदार्थ तो है, लेकिन मूल पोषक पदार्थ में नहीं आता। तो इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चंस जो है किए हैं, और दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए हमने ये तैयार किए हैं। रेगुलर इसी तरह से हम क्लासेस जारी रखें।